हाँ मित्रों नमस्कार, मैं अजय कुमार श्रीवास्तव परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। और अब तक जो मैंने अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बताए हैं और उस पर आधारित दो प्रश्न हम करा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि निश्चित रूप से वनडे एग्जामिनेशन हो या सिविल सेवा की परीक्षा हो, उसमें आप लोग के लिए कारगर हो रहा होगा निश्चित तौर पे, क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से उसमें डालिए। और कुछ और क्वेश्चन हैं, कुछ और टॉपिक है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन तब तक अभी हम और कुछ प्रश्नों को सॉल्व करा लें, ठीक है? तो फिर शुरू करते हैं। कुछ और क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट कि भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? भारत में कृषि वित्त का स्रोत नहीं है। कृषि वित्त मतलब एग्रीकल्चर फाइनेंस, जो किसानों को ऋण देते हैं। ए, सहकारी समितियां जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज बोलते हैं। बी, व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक्स जैसे पीएनबी, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, ये सब चीज़ें हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं। सी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबीज। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बाकी जो तीनों हैं, चाहे वो सहकारी समितियां हों, मैंने बताया था अपने पहले के वीडियो में कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं। प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिले स्तर पर मैंने बताया था केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य स्तर पर मैंने बताया था जो अपेक्स होता है राज्य सहकारी बैंक, ये सब की मैंने चर्चा किया था। तो बाकी जो तीनों हैं ए, बी, सी, ये तो देते ही हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस, ऋण देते हैं किसानों को। डी इसका जवाब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसानों को उनकी अल्पावधि और दीर्घावधि, अल्पावधि मतलब शॉर्ट पीरियड और दीर्घावधि मतलब लॉन्ग पीरियड, आवश्यकताओं के लिए अनेक स्रोतों से ऋण प्रदान किया जाता है। जो किसानों को लोन मिलता है वो विभिन्न सोर्सेज हैं। किसानों को मिलने वाले जो ऋण के प्रमुख स्रोतों में शामिल है, जो एग्रीकल्चर फाइनेंस के जो सोर्सेज हैं उनमें शामिल है। ए, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स, और गैर सरकारी उधारदाता। गैर सरकारी उधारदाता बोलते हैं जो गांव के महाजन लोग हैं, सेठ लोग हैं ये। बी, नाबार्ड, आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स और गैर सरकारी उधारदाता मतलब फिर वही महाजन और सेठ, देसी बैंकर जो गांव में देते हैं। सी, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, अग्रणी बैंक, आईआरडीपी और जीआरवाई। और डी, इफ्को, व्यवसायिक बैंक और बहुउद्देशीय आदिवासी कार्यक्रम। तो इसका जवाब होगा ए, यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी देती हैं, व्यवसायिक बैंक देती हैं, कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज भी देती हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और गैर सरकारी उधारदाता। मैंने बोला था ना कि कृषि वित्त के दो स्रोत हैं, एक संस्थागत हैं और दूसरे गैर संस्थागत। तो गैर संस्थागत मैंने चर्चा किया था, महाजन, साहूकार, जमींदार, अड़हतिये, जो किसानों का शोषण करके उनको ऋण जाल में फंसा लेते हैं। तो गैर सरकारी उधारदाता वही हैं। तो इसका ए सही है, क्योंकि आरबीआई भी डायरेक्ट ऋण नहीं देता, नाबार्ड भी डायरेक्ट नहीं देता ऋण। और जो सी अल्टरनेट है आईआरडीपी, जेआरवाई। आईआरडीपी का फुल नेम होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये ग्राम विकास के कार्यक्रम हैं। और जीआरवाई ये सब योजनाएं हैं। तो ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता?
जिसका कंट्रीब्यूशन रूरल इकोनॉमी में नहीं होता है। फर्स्ट, पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री। सेकंड, बी, कुटीर उद्योग। सी, निजी धन उधार देने का प्रचलन। और डी, अच्छे उपकरणों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी खेती, खासकर खेती को मजबूत प्रदान करेगा एग्रीकल्चर, पशुपालन, कुटीर उद्योग भी। निजी धन उधार देने का जो प्रचलन है, सी, ये इसका जवाब होगा। इसका कोई अनुसंधान नहीं होता है। सरकार धीरे धीरे इसको सीमित करती जा रही है, बल्कि हतोत्साहित करती जा रही है, ताकि कोई प्राइवेट महाजनों के पास न जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालीन कृषि ऋण, लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर लोन प्रदान किया जाता है। ए, प्राथमिक सहकारी सोसाइटी द्वारा, प्राथमिक सहकारी सोसाइटी द्वारा। बी, जिला सहकारी बैंक द्वारा। सी, भूमि विकास बैंक द्वारा। और डी, राज्य सहकारी बैंक द्वारा। तो मैं बता दूं कि दीर्घकालीन जो आवश्यकताओं की पूर्ति होती किसानों की, उसको भूमि विकास बैंक पूरा करता है, जिसको भूमि बंधक बैंक भी कहते हैं। इसका जवाब होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जितने मैं प्रश्न करा रहा हूं, ये सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, नहीं पूछे गए हैं तो आएंगे निश्चित तौर पे, चाहे वो वनडे एग्जामिनेशन हो या चाहे आपकी सिविल सेवा का हो, चाहे जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठ रहे हो, क्योंकि समान अध्ययन का ये जो पोर्शन है अर्थव्यवस्था का, बिना इसके आप सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत निम्नांकित में कौन सा एक है? कृषि वित्त का स्रोत निम्नांकित में कौन सा एक है? फर्स्ट, ए, वाणिज्यिक बैंक। बी, सहकारी बैंक। सी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और डी, भूमि विकास बैंक। तो मैं बता दूं कि वर्तमान में जो किसानों को ऋण देने वाली स्थिति है, जो विभिन्न संस्थाएं हैं, सबसे अधिक जो ऋण दे रही हैं आजकल, वो है नंबर 1 पे कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंक, इनका योगदान है 68.9%। दूसरे नंबर पे आती है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो है लगभग 18%। और फिर तीसरे पे आती हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ये 13.45 के आसपास है। तो जो सबसे बड़ा स्रोत हुआ वो हुआ कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कृषि शाख के संस्थागत स्रोत निम्न है। भारत में कृषि शाख के संस्थागत स्रोत निम्न है। नंबर ए, कोऑपरेटिव बैंक। 2, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और सी, तो तीसरा कमर्शियल बैंक। निम्नलिखित में से इनके महत्व के अनुसार उनके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, यानी सबसे अधिक कौन देते हैं, सबसे कम। तो नंबर 1 पर आ जाएगा, सबसे अधिक देते हैं, मैंने बताया कमर्शियल बैंक। उसके बाद बारी आती है कोऑपरेटिव बैंक की। तो 3, 1, 2
3, 1, 2, ये इसका जवाब होगा, यानी डी अल्टरनेट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि निम्न कथन से हम क्या समझते हैं। भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है, नेशनल फूड सिक्योरिटी भारत ने प्राप्त कर ली है, परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की है। ए, प्रत्येक परिवार को बफर स्टॉक उपलब्ध नहीं है। बी, खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर्शाता है परंतु प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटी है। सी, गरीबी से नीची रेखा, जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनकी व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है। और डी, खाद्यान्न स्टॉक तो पर्याप्त है परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। इसका जवाब होगा डी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा तो हम प्राप्त कर लिए हैं, पूरे भारतीयों का पेट हम भर सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे अंत्योदय परिवार, गरीबों में सर्वाधिक गरीब हैं। मैंने पीडीएस में चर्चा किया था कि 2 रुपये 3 रुपये प्रति किलो अनाज भी खरीदने की क्रय शक्ति इन परिवारों के पास नहीं है, जो नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए ये लाइन कही गई है कि भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा तो प्राप्त कर ली है परंतु पारिवारिक सुरक्षा भी नहीं प्राप्त की है, क्योंकि उनकी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ पाई है, उनकी क्रय शक्ति नहीं है, कितने सस्ते दामों पे भी वो खरीद पाए 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये किलो अनाजों को। नेक्स्ट, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन से इफेक्टिव कारण हैं, कौन से प्रभावी कारण हैं धीमी कृषि विकास के लिए। ए, ग्रामीण निर्धनता। बी, शहरी निर्धनता, अर्बन पॉवर्टी। सी, कुशल श्रमिक। और डी, शहर से गांव की ओर पलायन। इन चारों अल्टरनेट में आप देखेंगे ग्रामीण निर्धनता, क्योंकि किसान अगर गरीब है तो वो अच्छे बीज, सिंचाई की सुविधा इत्यादि नहीं कर पा रहा है, ऋण जाल में फंसा हुआ है। तो कहने का अर्थ है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट मांगता है, खाद का, अच्छे सिंचाई का, अच्छे बीजों का, ये किसान नहीं कर पा रहा गरीबी की वजह से। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ग्रामीण निर्धनता, पॉवर्टी जो गांवों में है, किसानों में। ए, ठीक है। अब प्रश्न है नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट है। पीडीएस के संबंध में वर्ष 2000 में प्रकाशित कैग की रिपोर्ट के अनुसार, कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी जिसको बोलते हैं, वर्ष 92-93 से लेके वर्ष 2000 के आसपास खाद्यान्न पर दिए जाने वाले जो सब्सिडी में जो वृद्धि हुई है वो लगभग कितनी हुई है। ए, 2 गुणों से अधिक, मोर देन 2 टाइम्स। बी, मोर देन 3 टाइम्स। सी, मोर देन 4 टाइम्स। और डी, मोर देन 5 टाइम्स। तो मोर देन 3 टाइम्स सब्सिडी बढ़ी है। मैंने सब्सिडी की बात की थी इसके पहले वाले वीडियो में कि अगर गेहूं, 1 किलो गेहूं पैदा करने की लागत अगर आ रही है 18 रुपये, लेकिन सरकार गरीबों को उसको उपलब्ध करा रही है कितने में, 6 रुपये में, 5 रुपये में। तो जो गैपिंग है 12 या 13 रुपये की, वो सब्सिडी कही जाएगी। लागत से कम दाम पे सरकार दे रही है जन कल्याण के लिए, इसी को सब्सिडी कहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न, कृषि लागत मूल्य आयोग CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्देश्य हैं? 1. कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसेस. B. कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों का सुनिश्चयन, डिटर्मिनेशन ऑफ रियल इनकम लेवल फॉर फार्मर्स. C. 3. लोक वितरण पद्धति यानी PDS के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि वस्तुओं को उचित दरों पर उपलब्ध कराना, उनके हितों की रक्षा करना. और 4 है कृषकों के लिए मैक्सिमम प्राइस का डिटर्मिनेशन, सुनिश्चयन. ए कहता है कि 1, 2, 3 सही है. बी कहता है कि 1, 2, 4 सही है. सी कहता है 1, 3, 4 सही है. डी कहता है 2, 3, 4 सही है. इसका जवाब होगा ए, यानी ऊपर के 1, 2, 3 सही है CACP के लिए, क्योंकि CACP का पहला है कि कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण भी हो जाए, स्टेबलाइजेशन हो जाए. दूसरा यह है कि किसानों को एक उचित आय मिले, जिसको मैक्सिमम नहीं कहेंगे लेकिन इतना ज़रूर मिले कि उनकी कास्ट निकल जाए, नॉर्मल प्रॉफिट मिले, अधिकतम मूल्य नहीं, इसीलिए डी नहीं है 4. और PDS के माध्यम से सरकार उपभोक्ताओं की रक्षा भी करती है, वो खरीद के PDS के थ्रू ही तो बांटती है फिर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है. समर्थित मूल्य यानी MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है. ए. कृषि मूल्यों में स्थिरता, कृषि मूल्यों में स्थिरता. बी. कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य, ताकि वो फिर अगली बार भी खेती कर सके, इंस्पायर्ड हों. और सी. PDS के लिए खाद्यान्नों का भंडारण. ए 1 और 2 दोनों सही है. बी 2 और 3 दोनों सही है. सी 1, 2, 3 सही है. और डी केवल डी है. तो इसका जवाब है कि तीनों सही है. ABC तीनों सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. फर्स्ट, यदि बाजार मूल्य ज़्यादा हो तो किसान सरकार को बेचेंगे. सेकंड, यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करती है. तीसरा, यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करती है. चौथा, यह खाद्यान्नों के लिए अत्यंत लाभदायक है क्योंकि वे अपनी पैदावार पर ज़्यादा बड़ा लाभ कमाते हैं. ए का कहना है कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है. बी सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है. सी सेकंड एंड फोर्थ सही है. और डी सेकंड और थर्ड सही है. इसका जवाब है डी, सेकंड और थर्ड सही है. क्योंकि पहले की हम चर्चा कर लें, यदि बाजार मूल्य ज़्यादा हो तो किसान क्यों सरकार को बेचेगा? किसान स्वतंत्र है. अगर मार्केट प्राइस ज़्यादा हो, जहाँ पे मांग और पूर्ति की शक्तियाँ, डिमांड सप्लाई मार्केट, जिस ओपन मार्केट होता है, मंडी में गए जो रेगुलेटेड नहीं है, तो अगर वहाँ ऊंचा दाम मिला सरकार हो तो किसान वहाँ बेच लेगा. तो ये तो शामिल नहीं है. सेकंड सही है. थर्ड भी सही है कि खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करेगी.
और ये मूल्य मैक्सिमम नहीं होता है, अत्यंत लाभदायक भी नहीं होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता है इसमें, नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है एमएसपी में। तो इसका कहने का अर्थ है कि सेकंड और थर्ड सही है। अब आती है बात नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, ए 1955 में, बी 1965 में, सी 1970 में और डी 1973 में। तो इसका जवाब है 1965 में। और इसी का नाम 1985 में 85 में CACP कर दिया गया। APC एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन इन 1965 और 1985 में इसका नाम हो गया CACP। कृषि लागत मूल्य आयोग। ऐसे प्रश्नों में डेट याद करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, कारण मैंने अपने पहले के वीडियो में ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान मैंने ये चर्चा किया था कि जब 65-66 के दौरान कृषि उत्पादन बढ़ने हरित क्रांति के द्वारा जब उत्पादन बढ़ने लगा, खासकर गेहूं और चावल का, तो सरकार ने उसी समय APC भी स्थापित किया ताकि किसानों के सरप्लस प्रोडक्शन को वो खरीद ले मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, जिससे उनकी आय बढ़ जाए। तो उसी समय स्थापित हुआ था। ये हरित क्रांति का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है APC। इन सब चीज़ों को मिला के क्रांति आई थी। तो अगर आपको हरित क्रांति का वर्ष मालूम है तो आप उसी के लगभग अंदाज में इसका जवाब दे देंगे 1965। हाँ भाई, यार अभी तो कुछ चाहिए नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PDS को बनाए रखने और PDS मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है उनको हम क्या कहते हैं? वो है A न्यूनतम समर्थन कीमतों के नाम से जानी जाती है, B वसूली कीमतों के नाम से जानी जाती है प्रोक्योरमेंट प्राइस, C निर्गम कीमतों के नाम से जानी जाती है और D उच्चतम कीमतों के नाम से जानी जाती है। इसका जवाब है B प्रोक्योरमेंट प्राइस। मैंने बोला कि MSP और प्रोक्योरमेंट प्राइस में अंतर यह है कि MSP फसल बुआई के पहले ही घोषणा सरकार कर देती है कि अगर आपका उत्पादन होगा इस रेट पे लेंगे, लेकिन फसल उत्पादन के बाद अगर बोनस वगैरह जोड़ना है, सरकार अक्सर बोनस भी देती है, तो इन सब जोड़ के जो प्राइसेस होती हैं वो प्रोक्योर करती है, वसूली कीमत होती है जिस पे खरीदती है। कई मामलों में तो न्यूनतम समर्थन मूल्य और वसूली कीमत एक ही होता है, लेकिन अक्सर वसूली कीमत ऊपर हो जाता है MSP से, उसके बराबर भी हो सकता है, उसके ऊपर भी, लेकिन उससे कम नहीं होगा कभी भी, MSP से कम नहीं होगा प्रोक्योरमेंट प्राइस वसूली कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च IIVR, A वाराणसी में, B लखनऊ में, C मैसूर में, D बेंगलोर में। तो इसका जवाब होगा A वाराणसी में। भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है?
भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी केरल। इसका जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक का कॉफ़ी उत्पादन में पहला स्थान है, उसके बाद क्रमशः केरल और तमिलनाडु का। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये जो मेरे प्रश्न हैं और इसकी व्याख्या आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी, चाहे आप वनडे परीक्षा में बैठ रहे हों अथवा सिविल सेवा की परीक्षाओं में। और अभी आगे आप मेरा वीडियो देखते रहिए। अभी कृषि क्षेत्र में कुछ और चीज़ें बाकी हैं, ये करने के बाद फिर हम अर्थव्यवस्था के अन्य सेगमेंट में, जैसे बैंकिंग है, टैक्सेशन है, योजनाएं हैं, गरीबी है, इस सब पे भी चर्चा करेंगे और मूल्यवान जानकारी आपको प्रश्न हल करा के भी देते रहेंगे, जो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। ओके, थैंक यू।